आज का टॉपिक देख लेते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब डीआई। इसमें कोई ऐसे फॉर्मूला या कंसेप्ट नहीं होता, मतलब ये अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है। इट्स ऑल अबाउट आपको कुछ डेटा गिवन होता है, आपको वो इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करनी पड़ती है और उसके बाद आपको उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। और ये ना मोस्टली आपका अर्थमेटिक बेस्ड होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको एडवांस का डीआई मिलेगा ही नहीं, पर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम अर्थमेटिक के कंसेप्ट उठा के आपको एक डेटा गिवन किया जाएगा, कंप्राइज करके वो देते हैं और उस कंप्राइज्ड डेटा से आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। तो इसमें जो टाइप्स रेगुलरली रिपीट होती है ना एग्जाम्स में, वो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी हैं। तो हम 2 या 3 टाइप्स इसकी देखेंगे और इस वीडियो के बाद आई डोंट थिंक आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए कुछ और देखने की ज़रूरत है। ऑल यू गाइज नीड इज़ प्रैक्टिस। अपने रेलिवेंट एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा लेना, उनसे प्रैक्टिस कर लेना, उतना ही आपके लिए सफिशिएंट है। कुछ जो कन्फ्यूजन वाली चीज़ें होती है ना, कैसे डिकोड करनी है चीज़ें, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एट द एंड ऑफ द वीडियो जब आप ये ख़त्म करेंगे, आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टिल अगर कुछ बात होती है तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो आप इसे देखो। से सपोज आपको ये वाला पाई चार्ट गिवन है, इसमें आपको 4 पार्ट्स में बांट दिया। एक सर्कल है, ऑल्दो मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है, आई एम सॉरी। एक पार्ट है शुगर, वीट, अदर्स, राइस। 80 डिग्री, 100 डिग्री, 40 डिग्री, 140 डिग्री। अच्छा, आप डिग्री और परसेंट ना कभी सेम नहीं होते। अगर कोई चीज़ आपको डिग्री में गिवन है तो उसकी वैल्यू आप डिग्री में ही लेके चलेंगे। कोई चीज़ परसेंट में गिवन है तो वो परसेंट में ही होगी। डिग्री और परसेंट को आप मतलब 80 डिग्री का मतलब कभी भी 80% नहीं होगा। ये होता है ना, 80 डिग्री इज इक्वल टू 80% ही होगा जी, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि आप इनका सम करोगे ना, तो देखो, मान लो आपको कोई ऐसा सर्कल गिवन है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको आगे कराऊंगी, ये फिलहाल मैं आपको बस समझा रही हूँ। ये आपको 4 पार्ट में गिवन है। यहाँ पे कोई वैल्यू है, से सपोज ABCD। इसमें कुछ परसेंट है, इसकी वैल्यू भी कुछ परसेंट है, इसकी वैल्यू भी कुछ परसेंट में है, इसकी भी। इनका क्या मतलब है कि पूरे में से, और पूरा अपने आप में 100% होता है ना, टोटल चीज़ अपने आप में हमेशा 100% होती है। इसका क्या मतलब है कि A 100% का मैंने बोल दिया, जैसे 20, मैंने कहा 20, फिर आ गया 30, फिर आ गया 30। मैंने कहा A 20% है, इसका मतलब इस 100% में से 20% हिस्सा A के पास है, 20% B के पास है, 30% C के पास है और 30% ही D के पास है। अब जब आप इनका टोटल करोगे ना, तो ये 100% बनता है। तो सर्कल बेस्ड जो पाई चार्ट, इसको हम बोलते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में, पाई चार्ट डीआई में ना हमेशा जो टोटल सम होता है क्वांटिटीज़ का, अगर परसेंट में है तो 100% होता है, और अगर डिग्रीज़ में है तो वो हमेशा 360 डिग्री होता है। मैंने 360 क्यों बोला? क्योंकि आपने ये बात ज्योमेट्री में बचपन से पढ़ी है। ये स्ट्रेट लाइन होती है आपकी 0 से 180। तो ये जो सेमी सर्कल आपका क्रिएट होता है, ये 180 डिग्री होता है, 0 से 180, है ना। और जब आप इसको कंप्लीट कर देते हैं तो यहाँ से भी ये 180 होता है, तो हमेशा 360 होता है ना। एक पूरा सर्कल अपने आप में 360 डिग्री होता है। तो जब भी आपको ऐसे जो पार्ट्स गिवन होते हैं, जैसे ABCD, यहाँ मैंने लिए शुगर, वीट, राइस, अदर्स हैं, इस डिग्री में गिवन है वैल्यूज़, तो डिग्री का सम हमेशा 360 होगा ही होगा। आप चाहे तो ऐड कर लेना, 8 4 12, 120, 100 और 140, 240, ये बन गया ना 360 डिग्री। और जब वैल्यूज़ आपको परसेंट में गिवन होगी तो उन परसेंट का सम हमेशा 100% होगा। और डिग्री और परसेंट में आप इक्वल कभी नहीं करेंगे। 80 डिग्री का मतलब यहाँ पे 80% कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये 80% मान लूँ और पूरा 100% होता है तो इनमें 20% आना चाहिए, फिर ये डिग्री है। तो इनको आप कभी मिक्स नहीं करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको डिग्री की बात कही है कि भाई इस पूरे सर्कल में 4 पार्ट्स में बांट दिया मैंने। एक पार्ट है शुगर, एक पार्ट वीट है, एक पार्ट चावल है और एक पार्ट अदर्स है। अदर्स में जो भी उसकी मर्जी, उसने अदर्स स्पेसिफाई करा, हम अदर्स लेंगे। 360 है, क्योंकि मैंने कहा ना जहाँ डिग्री गिवन होगी वो 360 डिग्री हो जाएगा। तो 360 डिग्री में 80 डिग्री शुगर है, वीट कंप्राइज करता है 100 डिग्री, अदर्स में आता है 140 डिग्री और राइस में आता है 40 डिग्री। आप चाहें तो इसे टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, वरना क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल मुझे नीड नहीं लग रही तो मैंने नहीं लिखा। मैंने एक चीज़ जो मुझे पता थी कि भाई ये जो टोटल सर्कल है 360 डिग्री है और इसमें 4 पार्ट हैं, इनका इनका है, और मैंने इनका सम भी करके आपको दिखा दिया 360% वाला। अगला क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता दूँगी। इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द टोटल प्रोडक्शन इज़ 8100 टन्स, देन द यील्ड ऑफ राइस, यील्ड माने प्रोडक्शन ही होता है। टर्मिनोलॉजीज़ में आई डोंट थिंक कभी प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्शन और यील्ड एक ही चीज़ होती है। वो कह रहा है अगर टोटल प्रोडक्शन इतनी है 8100
टन है, 8100 टन है। तो राइस कितना है टन में? अच्छा, टोटल मैंने अभी बोला ना, इस टोटल का मतलब है 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि हर चीज़ डिग्री में थी मुझे। टोटल यानी 360 डिग्री। तो मतलब कि 360 डिग्री बराबर टोटल प्रोडक्शन कितना है? 8100 टन है। क्या पूछ रहा है वो? राइस का कितना है? 40 डिग्री। तो 40 डिग्री कितना होगा? मैं आपको इसको कभी भी डिटेल में नहीं बताऊंगी कि जी आप ऐसे लिखना 40 डिग्री, राइस का 40 डिग्री है, टोटल प्रोडक्शन होता है 360, तो ये इसका कितना परसेंट है इंटू 81। मतलब वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, आप इसको बिल्कुल प्रैक्टिकली लेके चलो। मैंने कहा पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 360 डिग्री होती है, ये बात पहले ये बात माननी है। और ये भी कह रहा है कि पूरे की वैल्यू जो है प्रोडक्शन की 8100 है, तो 360 डिग्री 8100 के बराबर है। आपको राइस का पूछ रहा है, टन्स में ही पूछ रहा है, इसी में। तो राइस का 40 डिग्री है, मतलब 40 डिग्री कितना है? आप यहाँ से सॉल्व कर लो, आएगा तो अल्टीमेटली यही। पर समझाने के तरीके होते हैं, सिंपल है। तो आपने परसेंटेज में पढ़ा ही है भाई। 360 बराबर 8100, तो 40 बराबर कितना? 8100 बटे 360 इंटू 40। आप इसे सॉल्व कर लो, ये यहाँ से उड़ गया, ये यहाँ से उड़ गया, ये आपके आ गया 900 टन्स। मतलब टोटल अगर 8100 टन होता या है, तो राइस जो है आपका 900 टन्स है। आपका आंसर है। देखो इसमें कोई तो मैंने फार्मूला नहीं लगाया, कुछ ऐसे अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है, बात सारी समझने की है। अभी तक हमने क्या देखा है कि जी डिग्री में होगा तो एक सर्कल में, एक पाई चार्ट में, एक सर्कल में। जब हम टोटल की बात कर रहे हैं, अगर वो परसेंट में वैल्यूज़ गिवन है तो वो 100% होती है टोटल। और अगर किसी पाई चार्ट में वैल्यूज़ डिग्री में गिवन है तो उस पूरे पाई चार्ट की टोटल वैल्यू होती है 360 डिग्री। बस यही दो बातें हैं, यही आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इसके अलावा जो DI आते हैं ना बार ग्राफ में या टेबुलर फॉर्म में, वो तो स्ट्रेट डेटा उसमें गिवन होता है। कन्फ्यूजन सिर्फ पाई में ही आती है, और बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आपको इसी तरह का DI पेपर में मिलेगा, क्योंकि बच्चे यूजुअली ये डिकोड नहीं करते। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द यील्ड या फिर प्रोडक्शन of sugar is 24 tons, then the yield of wheat is how much? तो जैसे ये बात थी, टोटल 360 8100 था, राइस 40 डिग्री बता दिया। वो कह रहा है शुगर 24 टन्स है। शुगर कितना है मेरे पास? 80 डिग्री है ना, ऊपर वाले की तरह मैंने यहाँ लिख दिया भाई 80 डिग्री की वैल्यू 24 टन्स है। वीट की वो पूछ रहा है, वीट कितना है मेरे पास? वीट 100 डिग्री है, ठीक है। 80 डिग्री इतना, तो 100 डिग्री कितना होगा? ठीक है, निकाल लेते हैं क्या होगा। आप चाहे तो डायरेक्ट कर लो भाई, ये इंटू 3 है तो ये भी इंटू 3 होगा, 3000। मैं आपकी सहूलियत के लिए इस बार इसको लिख ही देती हूँ। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 3000 आ जाएगा टन्स में। देखा, आसान है, कुछ नहीं है। अगला देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ वीट एक्सीड्स दैट ऑफ राइस बाई। अच्छा, वो कह रहा है कि वीट की प्रोडक्शन राइस को कितने से एक्सीड करती है ना, इसका तो यही मतलब है। तो वीट की प्रोडक्शन कितनी है? 100 डिग्री, ठीक है 100 डिग्री। और किसको एक्सीड कर रहा है? राइस को। राइस की प्रोडक्शन कितनी है? राइस की ये देखो 40 डिग्री। वीट की मेरे पास है 100 डिग्री, राइस की मेरे पास है 40 डिग्री। वो पूछ रहा है वीट की प्रोडक्शन राइस को कितना एक्सीड करती है। तो 140 से कितना ज़्यादा है, वही तो होता है ना एक्सीड। एक्सीड का क्या मतलब होता है कि 100 इससे कितना ज़्यादा है, या वीट राइस से कितना ज़्यादा है। ये 40 है, ये 60 डिग्री है, तो 100 डिग्री है, तो 60 डिग्री ज़्यादा है ना। 100 माइनस 40, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ वीट एक्सीड्स ऑफ राइस बाई हाउ मच परसेंट, या मतलब बाई कितना? 100 डिग्री 40 डिग्री, राइस की वैल्यू ये है, वीट की ये है, ये इससे कितना एक्सीडिंग है? 60 डिग्री एक्सीडिंग है। अच्छा, ये मैंने शायद लिखा नहीं होगा, ये आपसे परसेंट में पूछा है उसने, कितने परसेंट एक्सीडिंग है। अगर वो डायरेक्ट ऑप्शन में 60 डिग्री बोलता है ना, परसेंट नहीं पूछ रहा, तो 60 डिग्री ही आपका आंसर है। पर यहाँ पे मैक्सिमम वो परसेंट पूछता है, मैं लिखना भूल गई। ये पूरा क्वेश्चन इस तरह आएगा, द प्रोडक्शन ऑफ वीट एक्सीड्स ऑफ राइस बाई हाउ मच परसेंट। ये चीज़ें आपने परसेंटेज में पढ़ी होंगी। 60 डिग्री ज़्यादा है, परसेंट निकालने के लिए मैं कंपेयर तो करूँगी। अच्छा, ऑफ के बाद या देन या ऐसी जब चीज़ें, बेसिकली जो टर्म लास्ट में होता है ना, कंपैरिजन आपका हमेशा उससे होगा। ये 40 है तो 60 ज़्यादा है 40 से, तो ये कितने परसेंट ज़्यादा है? आप इसे सॉल्व करोगे 2 3 50 150 150% ज़्यादा है। मैंने क्या बोला पता है? जब भी दो चीज़ों में कंपैरिजन है ना, कि x इज़ हाउ मच परसेंट मोर देन y, या वीट इज़ हाउ मच परसेंट एक्सीडिंग बाई राइस, तो जो देन या बाई के लास्ट में जो वैल्यू होती है ना, कंपैरिजन हमेशा उससे होगा।
समझ रहे हो आप मेरी बात, चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, ये चीज़ आपको और अच्छे से मैं आगे क्लियर कर दूँगी। फिलहाल आप और एक क्वेश्चन देखो इसी टाइप का। ये देखो आपके पास है, फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन हु स्कोर्ड 540 मार्क्स इन ऑल। ठीक है, ये पाई चार्ट एक बच्चे के मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बताता है जिसने टोटल 540 नंबर निकाले हैं पेपर में, उसके टोटल मार्क्स 540 आए हैं। तो ये उसके सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। अगेन ये डिग्री में गिवन है, तो मैं अंडरस्टूड सी बात है, मुझे समझ आ जाएगा कि जो डिग्री में गिवन है तो उस पूरे पाई चार्ट का जो सम है तो 360 डिग्री होगा। ये मैंने अभी बताया यहाँ पे, है ना। तो मैथ्स में उसके 90 डिग्री, मैथ्स का जो पार्ट है वो 360 में से 90 डिग्री है। कुछ लोग पता है क्या करेंगे, इसकी वैल्यू लिख लेंगे यहीं पे लिखना शुरू। आप क्वेश्चन देख के करे करो, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होता है। जो क्वेश्चन ने पूछा आप तुरंत डिकोड कर लो, मेरा ऐसा मानना है, अनटिल अनलेस बहुत लेंदी DI नहीं हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे एक चीज़ पता है, ये डिग्रीज थी तो 360 है और टोटल उसके 540 मार्क्स हैं, ये बात भी मुझे पता है। इसका मतलब ये बात मुझे यहीं पता चल गई कि टोटल वैल्यू 360। जैसे इस क्वेश्चन में तो यहाँ पे बताया था ना 8100, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पे वो शुरू में ही बता के जा रहा है आपको कि भाई 540 मार्क्स हैं उसके टोटल, तो मतलब 360 की वैल्यू यहाँ पे 540 मार्क्स है। ये बात मुझे अभी से पता है, पहले से। तो अब मेरी आगे की कैलकुलेशंस इसी पे ही होंगी। ये तो एक इकलौते क्वेश्चन में दिया था, ये उसने शुरू में ही बता दिया। क्वेश्चन देख लेते हैं। द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर्ड 108 मार्क्स इज़। वो ये कह रहा है कि कौन से सब्जेक्ट में उसके 108 नंबर आए हैं। ठीक है, टोटल उसके इतने हैं ना 540 मार्क्स। अच्छा, 360 बराबर 540 या 540 बराबर 360 एक ही बात होती है। ये आपका 360 डिग्री के बराबर है। अच्छा, मुझे सब्जेक्ट पूछा और सब्जेक्ट डिग्रीज़ में गिवन है तो मैं डिग्री में ही निकालूंगी ना, तभी तो मैं बता पाऊंगी। अरे भाई, उसने मेरे को बोला कि उसके कौन से सब्जेक्ट में 108 नंबर आए, मैं ऐसे कैसे बता दूंगी। मुझे ये पता चल जाएगा कि 108 कितने डिग्री का एंगल बनाएगा या 108 बराबर कितने डिग्री होगा, तो वो डिग्री जिससे होगी वही मेरा आंसर है ना। मतलब 540 अगर 360 है तो 108 मार्क्स कितने डिग्री होंगे, यहाँ से निकाल लो आप। 360 डिवाइड बाई 540 इंटू 108, ये कितना होता है, ये कटेगा यहाँ से ना, यहाँ से उड़ा दो। 6 6 36 6 9, गलत काटा है मैंने, मतलब शॉर्ट काटा है। ये आपका आएगा 72 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे डिग्री से ही आई है ना वैल्यू। 540 मार्क्स 360 डिग्री के बराबर है, ये बात मुझे पता थी। वो बोल रहा है 108 मार्क्स किस में आए, 108 मार्क्स का क्या मतलब है, 72 डिग्री। तो जिस भी सब्जेक्ट का हिस्सा 72 डिग्री होगा वो मेरा आंसर है। और इस डेटा के अकॉर्डिंग सोशल साइंस में 72 डिग्री है, तो मतलब सोशल साइंस में उसके 108 मार्क्स आए हैं, ये मेरा आंसर है। अब बात समझी। यहाँ पे उसने बोला था ना 108 मार्क्स उसके किस में आए। मेरे को मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता, पर मुझे डिग्री का डिस्ट्रीब्यूशन पता है। और एक चीज़ मुझे पता है कि जो टोटल मार्क्स है वो 540 हैं और टोटल हमेशा 360 डिग्री है, क्योंकि वैल्यूज़ डिग्री में है। तो ये वाइस वर्सा भी ट्रू ही है। तो मैंने कह दिया भाई 540 मार्क्स बराबर 360 डिग्री है। 108 मार्क्स किस में आए तो मैं इसकी डिग्री निकाल लेती हूँ। मैंने इसे सॉल्व करा 72 डिग्री, और 72 डिग्री का क्या मतलब था, सोशल साइंस। दैट मीन्स उसके 108 मार्क्स सोशल साइंस में आए थे। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आप इसको बहुत ध्यान से समझना, यू विल बी एबल टू सॉल्व। अगला देख लेते हैं। सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर दिस परसेंट इज। अच्छा, यहाँ पे गिवन तो है सारी बातें डिग्री में, पूछ लिया आपको परसेंट में, तो उसे डरते हो, नहीं डरना नहीं है। आप इसको ऐसे लेके चलो कि यार वो 100% होती है ना कोई भी चीज़ अपने आप में। मैंने यहाँ पे पहले भी बताया था, लाइक बहुत इनिशियल ये वीडियो शुरू हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि 100% हमेशा 540 या फिर 360 डिग्री के। ये मैंने कैसे लिख दिया ना वो मैं आपको समझाता, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सी, पूरे पाई चार्ट की टोटल वैल्यू 360 डिग्री है और पूरे पाई चार्ट की टोटल वैल्यू 100% भी होती है। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, जैसे मैंने शुरू में बताया था, क्योंकि जब वैल्यू डिग्री में है तो आप डिग्री में इक्वेट करोगे। और यहाँ पे मैंने बोला था ना, जब वैल्यू परसेंट में है तो टोटल की वैल्यू 100% है, जब वैल्यू डिग्री में है तो टोटल की वैल्यू 360 डिग्री है। यहाँ पे आपसे परसेंट ही उसने पूछा है, तो टोटल को आप इक्वेट कर सकते हो। मैंने कहा कि आप 80 डिग्री को 80% नहीं मान सकते, पर 100% भी एक टोटल ही होता है और 360 डिग्री भी अपने आप में टोटल ही है। और 540 मार्क्स जो उसने क्वेश्चन में गिवन
है, मतलब बोले हैं, वो भी टोटल है। यू कैन इक्वेट टोटल। भाई मैंने कहा ये पूरा सर्कल है, इसकी वैल्यू 360 डिग्री है, तो 360 इसका टोटल है। मैंने कहा ये सर्कल है, इसकी वैल्यू 100% है, ये इसका टोटल है। मैंने कहा ये सर्कल है और इसमें मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी टोटल वैल्यू 540 है, तो ये भी टोटल है। यानी कि 100% 360 हो सकता है ना, अलग अलग आप नहीं कर सकते। आप बोलो यार आपने 100% को 360 डिग्री बोल दिया तो मैं 80 डिग्री को भी 80% मान लूँगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ये चीज़ है, ये क्यों है मैंने आपको बताया, क्योंकि टोटल वैल्यूज़ अपने आप में बराबर होती हैं। 360 डिग्री अपने आप में 100% ही तो है। अब वो आपको पूछ रहा है कि इतने परसेंट मार्क्स उसके किस सब्जेक्ट में है। अगर 100% बराबर 360 डिग्री है, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 50/3%। तो 50/3% कितनी डिग्री होगा, क्योंकि उसने सब्जेक्ट्स पूछे हैं, सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास डिग्री में है, तो मैंने यहाँ भी डिग्री निकाली एंड देन आई चेक फॉर द सब्जेक्ट। ऐसे ही मैं यहाँ पे डिग्री निकालूंगी एंड देन आई चेक फॉर द सब्जेक्ट कि वो डिग्री या उतने मार्क्स डिग्री के हिसाब से कौन से सब्जेक्ट्स के पास हैं। तो 100% अपने आप में 360 है, क्यों है मैंने अभी बताया, दोनों ही टोटल हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगी, क्योंकि मेरे पास वैल्यू डिग्री में है डिस्ट्रीब्यूशन, तो पूरा पाई चार्ट अपने आप में 360 डिग्री है और 540 मार्क्स भी टोटल ही हैं। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कहती थी कि मैं इन दोनों को क्वेट करूँ, वही मैंने लिखा। 100% इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूछ रहा है इतने परसेंट मार्क्स उसके कितने हैं, तो 360 डिवाइड बाई 100 इंटू 50/3, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब हिंदी, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हिंदी। मतलब हिंदी में उसके 50/3% मार्क्स आए हैं। ये मैं नहीं करूँगी, ये आपको खुद करना है। मैं आपको इसकी हिंट दे देती हूँ। बोल रहा है मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स डिफर फ्रॉम द मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस बाय, ये आपको बताना है। इसमें आप ऐसा कर सकते हो, मैं आपको हिंट दे देती हूँ। मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी मतलब कि हिंदी और मैथ्स के मिला के जो नंबर हैं, और इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस को मिला के जो उसके नंबर है, सही यहाँ पे हिंदी और मैथ्स को मिला के जो उसके मार्क्स हैं, और इंग्लिश, साइंस और एसएस सोशल साइंस, इनको मिला के जो नंबर है, इनके बीच में डिफरेंस आपको बताना है। आप बताना उसको डिग्री में, ठीक है, या फिर आप टोटल मार्क्स में बताओगे मुझे। मार्क्स ही वो पूछा है, डिग्री में नहीं है। जैसे टोटल मार्क्स 540 है, तो आपको बताना है इनके बीच का वो डिफरेंस जो है वो कितने मार्क्स का डिफरेंस है। ये आप सॉल्व करके मुझे बताना। लेट्स सी आपने कितना ग्रैब किया इससे। नाउ दिस वाज द सेकेंड टाइप विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। परसेंट में डिस्ट्रीब्यूशन है। एक पाई चार्ट है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द एक्सपेंडिचर, खर्चा इनक्योर्ड इन ब्रिंगिंग आउट अ बुक बाय अ पब्लिशर। मतलब बाइंडिंग, प्रिंटिंग, पेपर, मिसलेनियस, रॉयल्टी, कन्वेंसिंग। तो एक पब्लिशर है, उसने कुछ खर्चा किया एक बुक पब्लिश करने पे, वो इतने पार्ट्स में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया। बुक बाइंड हुई होगी, फिर प्रिंट हुई होगी, उसमें कुछ पेपर का कॉस्ट आया होगा, कुछ उसमें रॉयल्टी कॉस्ट आया होगा, कुछ उसका कन्वेंसिंग कॉस्ट आया होगा, और कुछ उसका मिसलेनियस कॉस्ट आया होगा। परसेंट में गिवन है। एंड और जैसे मैंने शुरू में बताया था, अब जब वैल्यू परसेंट में गिवन है तो इन सारे परसेंट का सम 100% आना चाहिए। टोटल अपने आप में 100 होता है। जैसे वहाँ पे डिग्रीज़ में गिवन थी और सबका सम मिला के 360 डिग्री बनता था, क्योंकि सेंट्रल एंगल जो है पाई चार्ट में 360 बनता है। तो इन परसेंट का सम मिला के 100% आना चाहिए। तो आप एक बार इनको देख लो। 12, ये आपका 36, ये आपका 16, ये आपका 10, ये आपका 18। इनका सम कितना आता है? 6 6 12, 8 2 10 22, 3 4 5 6 7 8 9, 92%। टोटल 100% है। आपने एक चीज़ नोटिस की, मिसलेनियस का नहीं लिखा। अब इनका सम 92% है, टोटल ये 100% होता है, तो मिसलेनियस कितना हो गया? 8%। अब जब आप इनका सम करोगे तो ये 100% हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? जितनी वैल्यूज़ गिवन थी उनका सम 92% था। मैंने कहा एक पाई चार्ट में अगर वैल्यूज़ परसेंट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो टोटल हमेशा 100% होता है। इसकी वैल्यू फिर कितनी हो गई? टोटल में से इन सब की माइनस कर दूँ। 92 माइनस क्या? 8%। तो मेरे पास परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन है हर एक काउंटर पार्ट का। टोटल मुझे पता है 100%। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन नोन अभी तक के लिए। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल। अच्छा, जैसे उसमें डिग्री में वैल्यूज़ गिवन थी और एक क्वेश्चन में आपको परसेंट पूछा था ना, लाइक ये परसेंट कितना कौन से सब्जेक्ट का बनेगा। यहाँ पे आपसे डिग्री पूछ रहा है, तो वैसी चीज़ें वो पूछता रहता है। ऐसे कॉन्सेप्ट में आपको एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, आप सिंगल जैसे वहाँ पे 80 डिग्री का मतलब कभी भी 80% नहीं होगा।
ऐसे यहाँ पे 12% का मतलब कभी भी 12 डिग्री नहीं होगा। हाँ, आप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकाल सकते हो, जैसे वो यहाँ पे पूछ रहा है, जैसे वो था ना कि भाई किसी पार्ट पे इस परसेंट की कितनी डिग्री वैल्यूज़ निकलेगी, आप निकाल सकते हो, पर इक्वल कभी नहीं होंगे। 80 का मतलब 80% नहीं होता, तो 12% का मतलब 12 डिग्री भी नहीं होता। नाउ अभी वो बोल रहा है व्हाट इज़ द सेंट्रल एंगल शोइंग द कॉस्ट ऑफ पेपर। टोटल 100% है, पेपर 16% है। अब मैंने एक चीज़ बोली ना, आप टोटल पे हमेशा इक्वेट कर सकते हो। कोई चीज़ जो अपने आप में 100% है वो उसका टोटल है, और वही पाई चार्ट अपने आप में 360 डिग्री भी होगा, यानी कि 100% बराबर 360 डिग्री। सेंट्रल एंगल का मतलब ये होता है, आपसे डिग्री ही पूछता है। अब वो बोल रहा है पेपर है 16%, तो 16% बराबर कितनी डिग्री होगा? ठीक है, 100% बराबर 360 है। 360/100 इंटू 16, आप इसे कैलकुलेट कर लो। मैं डायरेक्ट लिख दूँगी, 36 इंटू 16 होता है 576 डिवाइड बाई 10। अब ये बन गई 57.6 डिग्री। ये मेरा आंसर है। बस 2 बातें आप ध्यान रखना यार इसमें, ये अपने आप ऐसे कभी इक्वल नहीं होंगे। 12% 12 डिग्री नहीं होता, 80 डिग्री 80% नहीं होता, पर टोटल हमेशा इक्वल होता है। 100% 360 डिग्री होगा, और 360 डिग्री का मतलब 100% होगा। अब आप एक बात देखो, 16% की वैल्यू 57.6 डिग्री आ गई, 16 डिग्री तो नहीं आई। दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन सेइंग ऑल द टाइम, ठीक है। टोटल पे यू कैन ऑलवेज इक्वेट, अलग अलग वो कभी नहीं होंगे। 100% और 360 डिग्री दोनों ही टोटल है, तो मैं टोटल इक्वेट कर सकती हूँ। अब मुझसे 16% का एंगल पूछा था, यानी कि कितनी डिग्री होगा, मैंने ऐसे निकाल लिया 57.6 डिग्री। ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट इसका देखते हैं, इफ कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज दिस 23,400, तो रॉयल्टी का कॉस्ट क्या होगा? प्रिंटिंग कितना है यहाँ पे? प्रिंटिंग है कहाँ? 36%, यानी कि 36% बराबर, देखो ये पिछले क्वेश्चन में भी था ना, वो 8100 टर्न्स करके कुछ था। सिंपल सी बात है भाई, प्रिंटिंग का कॉस्ट इतना है, और बाई चार्ट से मुझे पता है प्रिंटिंग का कॉस्ट 36% है, तो 36% हो गया 23400। रॉयल्टी का कॉस्ट कितना होगा? 10% की वैल्यू क्या होगी? आप इसे सॉल्व कर लो। 23400 डिवाइड बाई 36 इंटू 10, ये आप खुद सॉल्व करना, कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। मेन आइडिया मैंने आपको बता दिया। जैसे उसमें एक चीज़ आपको यहाँ पे ही बोली थी ना, ये टोटल प्रोडक्शन 8100 है, और टोटल प्रोडक्शन कितनी थी? 360 डिग्री। तो राइस कितना होगा वो आपने निकाल लिया टाइम्स में। दिस इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग। 36% प्रिंटिंग का कॉस्ट है, और बोल रहा है प्रिंटिंग का कॉस्ट इतना है, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर हैं। रॉयल्टी का कॉस्ट 10%, 10% की वैल्यू क्या होगी इन रुपीज़? तो मैंने ऐसे लिख लिया, आप इसे सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अमाउंट टू ₹18,000 देन एक्सपेंडिचर ऑन कन्वेसिंग विल बी। मिसलेनियस मैंने अभी यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेट करके निकाल लिया था ना, 8%। ये बिल्कुल दोनों सेम ही है। वो कह रहा 8% की बराबर वैल्यू है 18,000 रुपीज़। कन्वेसिंग का कितना है? कन्वेसिंग का क्या है वैसे यहाँ पे? 18%। तो अगर 8% 18,000 है, तो 18% कितना होगा? दिस इज़ ऑल्सो द सेम थिंग। ये मैं आपको लिख के क्यों बता रही हूँ पता है? ताकि कभी भी आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे, आपको पता होगा इन्हें अप्रोच कैसे करते हैं। बार डायग्राम इज़ द सिंपलेस्ट वन, जो भी आगे आएगा। कन्फ्यूजन सिर्फ ये पाई और परसेंट में ही होगी, हाउ टू अप्रोच एंड हाउ टू सॉल्व। मैंने ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चन इसमें कवर करे हैं, जस्ट गो थ्रू देम वंस। एक बार आप इसको ध्यान से समझना, नहीं आएगी कोई कन्फ्यूजन। अब आप इसे सॉल्व कर लो। 4500 ही आएगा, जो भी इसकी वैल्यू आएगी आप यहाँ पे निकालना। मेरे हिसाब से यही इसका आंसर है, बाकी आप सॉल्व कर लेना। कैलकुलेशन में कोई ऐसी भड़क लेने की ज़रूरत नहीं है, मेन अप्रोच होती है, वो आप समझते जा रहे हो ना। कोई भी डाउट हो प्लीज़ लेट मी नो। 3 बातें अभी तक की इसमें पूरी आपको ध्यान रखने की है, ये साथ साथ कभी नहीं होंगे, टोटल हमेशा इक्वल हो सकते हैं, और किस तरह फिर सॉल्व करना, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं। इसका नेक्स्ट देख लेते हैं, रॉयल्टी ऑन द बुक इज़ लेस देन कन्वेसिंग एक्सपेंडिचर बाई परसेंट, हाउ मच परसेंट? वो कह रहा है कि एक बुक पे जो रॉयल्टी है वो कन्वेसिंग से कितनी कम है। रॉयल्टी कितनी है? 10%। आर से लिख लेती हूँ मैं, 10%। कन्वेसिंग से पूछ रहा है कितनी कम है, कन्वेसिंग कितनी है? 18%। यहाँ पे लिख लेती हूँ। बोल रहा है कि ये इससे कितनी कम है। 10% 18% से कितना कम है? 8%। और अभी मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई थी कि जो लास्ट में लिखा होता है ना, देन या बाई के बाद में या ऑफ के बाद में,
इसी से कंपैरिजन होता है। तो रॉयल्टी कन्वेस्टिंग से 8 कम है और ये कितना है 18, तो 8 डिवाइड बाई 18 इंटू 100। अच्छा आप बोलोगे ये 10 है ये 18 तो डायरेक्ट आ गया 8%। हाँ आ गया, पर ये इनका डिफरेंस है, ये इनके बीच की रेशियो नहीं है। आपको जब भी वो इनका अलग से पूछेगा तो आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा। सी कंपैरिजन की परसेंटेज कभी भी नॉर्मल वैल्यू से अलग नहीं होती। इनका डिफरेंस अगर मैं बोलती कि रॉयल्टी और कन्वेस्टिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, आप साफ बोल देते 8%, पर मैंने बोला कि ये 10% इस 18% से कितना कम है, आप कहोगे 8% ऑफ 18% इंटू 100 बाई 18%। 18 क्यों? क्योंकि देन के बाद कन्वेस्टिंग लिखा है, दैट्स द रूल। जो चीज़ बाद में लिखी होती है आप उसी से कंपैरिजन करते हैं। तो 8/18 इंटू 100, ये काट सकते हो आप, ये आ जाएगा आपका 400/9। इससे भी काट लो आप, 4 9 36 40, ये 44 4/9% आएगा, ये वाला जो आपका आंसर है। ये जो मैंने अभी बातें कही ना, इसके लिए मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं आएगा जब भी वो बोले x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ y, क्योंकि इनके बाहर क्वेश्चन नहीं बनते। ये हालांकि मुझे शायद पहले बताना चाहिए था, बट आई गेस इट्स वेरी इजी, तो आप अभी भी ग्रैप इसको कर लेना। x इज़ व्हाट परसेंट ऑफ y अगर वो आपसे पूछा है तो इसका मतलब होता है x y का कितना परसेंट है, इससे आपकी वैल्यू आएगी। आप इसे फॉर्मूला समझ लो, मैंने तो डिकोड करके लिख रही हूँ। वो कह रहा है एक्स वाई का कितना परसेंट है, जो लास्ट में लिखा होता है, जैसे मैंने अभी बताया ऑफ के बाद या बाय या देन के बाद जो चीज़ लिखी होती है हमेशा वो नीचे आती है, उसी से कंपेयर होगा। तो एक्स इज़ व्हाट परसेंट ऑफ वाई का क्या मतलब है, एक्स डिवाइड बाई वाई इंटू 100%, ये आपका आंसर। अगर वो बोले वाई इज़ व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, तो वाई इज़ व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इंटू 100, तो आपको पता चल जाएगा। ऑफ के बाद एक्स था ना, मैंने एक्स लिख दिया। और वैसे भी अंडरस्टूड है, वाई इज़ व्हाट परसेंट ऑफ वाई, तो वो बोलेगा ही नहीं। फिर वाई को नीचे आप वाई लिखोगे तो वो 1 नहीं हो जाएगा। पर कभी कभी ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि नीचे क्यों लिखना है, क्योंकि आपको लेंदी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। परसेंटेज चेंज फ्रॉम 14 टू 18 मान लो, मतलब मान लो आपको कोई ऐसा क्वेश्चन में पूछे जिसमें क्या आगे आएगा, आपको बोला 2014 से 2018 तक क्या चेंज आया परसेंट का। इसके बीच में आपको मान लो 3 वैल्यूज़ हैं, 15 16, 2015 2016 2017। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करते हो, इस स्टेटमेंट के लिए पर्टिकुलर फॉर्मूला क्या यूज़ होता है, 2014 की वैल्यू जो भी होगी 2018 की वैल्यू जो होगी उनका डिफरेंस। परसेंटेज चेंज का क्या मतलब होता है, डिफरेंस। चेंज का मतलब होता है हमेशा डिफरेंस। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और अगर वो कम है तो डिक्रीज़ हो रहा है तो नेगेटिव। आखिरी में हमेशा जो आता है वही नीचे आता है इंटू 100। ये मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आपको बताऊँगी। जैसे इन दोनों की तो मैं आपको बता के चल रही हूँ साथ साथ, आगे की क्वेश्चंस में आप ये चीज़ समझना। बस आपने इतना समझना है एक्स इज़ व्हाट परसेंट ऑफ वाई, जो लास्ट में है वो ही नीचे आएगा, कंपैरिजन हमेशा उसी से होगा। एक्स इज़ व्हाट परसेंट ऑफ वाई, वाई इज़ व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, वाई इज़ व्हाट परसेंट ऑफ एक्स, एक्स नीचे है, एक्स से कंपैरिजन। परसेंटेज चाहिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू बताऊँगी। then x is what percent more than y। हाँ this was the main thing I was talking about। ये सवाल चल भी रहे हैं। x is what percent more than y, more का क्या मतलब होता है, x y से कितना ज़्यादा है। तो पहले तो आएगा x और y का डिफरेंस, ये माइनस नहीं है, कहीं आप बोलो x की वैल्यू कम है, होगी नहीं वैसे। मोर का मतलब है कि x y से कितना ज़्यादा है, तो ये हमेशा डिफरेंस को सिग्निफाई करता है। बहुत बच्चों को ये बातें क्लियर नहीं होती कि डिफरेंस और जो सब्सट्रैक्शन है तो सेम चीज़ें नहीं है। डिफरेंस इज़ ऑलवेज ए डिफरेंस, फ़र्क, उसमें आप साइन को नहीं कंसिडर करते प्लस या माइनस। पर हाँ जब बात सब्ट्रैक्ट की आती है तो होता है। एक्स इज़ व्हाट परसेंट मोर देन वाई, एक्स वाई से कितना ज़्यादा, तो इनका डिफरेंस, और देन के बाद जो चीज़ लिखी होती है लास्ट में वही नीचे आता है। ये लाइन आप याद रख लेना, देन के बाद जो लिखा है वही नीचे आएगा, वाई इंटू 100%। वाई इज़ व्हाट परसेंट मोर देन वाई, एक्स माइनस वाई। ये मैं डिफरेंस के टर्म से लिख रही हूँ, या तो अगर आपको साइन का गड़बड़ लगता है तो आप ऐसे लिख लेना इसको, जो बड़ा है वही आगे आएगा, वो भी बात बिल्कुल जायज़ है। भाई वाई एक्स से ज़्यादा है तो वाई माइनस एक्स, एक्स वाई से ज़्यादा है तो एक्स माइनस वाई। मेरा यहाँ पे एक्स माइनस वाई लिखने का मतलब है सिर्फ इनका डिफरेंस। अगर आप साइन को लेके कन्फ्यूज रहते हो तो जो चीज़ ज़्यादा है वही पहले आएगी, देन एक्स, तो एक्स इंटू 100%। आपको समझ आया, एक्स इज़ व्हाट परसेंट मोर देन वाई, तो इनका एक्स और वाई का डिफरेंस। देन वाई पूछा है
यानी कि y से कितना ज़्यादा है तो y नीचे। देन नेक्स्ट पूछा है यानी कि x से कितना ज़्यादा है, यानी कि कंपैरिजन x से होगा तो x नीचे। कई बार ना ये चीज़ 2 पर भी होगी, जैसे ये। अच्छा, इसके ना 2 स्टेटमेंट है, ये आप बहुत ध्यान से समझना। एक सेकेंड मैं आपको इसको अच्छे से बताती हूँ। जैसे 2 चीज़ें होंगी, वो जो एक्चुअली मैंने अभी पीछे बताया ना, उसको मैं दोबारा बताती हूँ। उसमें 2 बातें ध्यान रखने की होती हैं। एक बात होती है परसेंटेज चेंज, एक होता है परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज। अगर वो परसेंटेज इंक्रीज बोल रहा है तो फॉर श्योर जो डेटा है वो बड़ा होगा। जैसे एक लाइन है, परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 14 टू 2018। पूछे आपसे कि व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 14 टू 2018, मतलब कोई चीज़ जो 2014 में कुछ थी 2018 में भी कुछ है, वो कितनी बढ़ गई 2014 से। फ्रॉम टू का ये मतलब है ना, कोई चीज़ 2014 से 2018 तक कितनी बढ़ गई। इंक्रीज़ का मतलब हमेशा बढ़ा हुआ होगा, तो आप कंपेयर करोगे, इनका डिफरेंस लेना। मान लो कोई चीज़ थी, यहाँ पे पेन थे, 2014 में किसी के पास 3000 पेन थे, 2018 में उसके पास 5000 पेन है। मैंने कहा कितने बढ़ गए, आप बोलोगे पहले 3 थे अब 5000 हो गए, तो 2000 बढ़ गए। और बढ़ता किस पे है, पुराने वाले पे बढ़ती है ना हमेशा, तो 2000 बढ़ गए 3000 पे। 200/3% इंक्रीज़ आ गया। मैंने कहा कि मान लो यहाँ पे 3000 पेन थे, 2018 में अब उसके पास 2000 पेन है। अब मैं पूछ रही हूँ परसेंटेज डिक्रीज़, तो आप बोलोगे पहले तो उस पर 3000 पेन थे, अब उसके पास 2000 पेन है। यहाँ पे 1000 पेन घट गए, उस पर 3 पे ही घटे ना, 2 पे तो नहीं घट सकते, क्योंकि कंपैरिजन मतलब फ्रॉम से यहाँ तक की बात हो रही है। आप एक चीज़ देखना, ना तो यहाँ पे देन यूज़ होता है ना ऑफ यूज़ होता है। जब फ्रॉम और टू आ जाता है ना, तो पिछले वाले से ही हमेशा कंपैरिजन होगा। और ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आप समझ के देखो। मैं कह रही हूँ 2014 से 18 तक उस पर कितना % बढ़ गया, 3000 था 5 हो गया, 2000 बढ़ गया। बढ़ेगा हमेशा पिछले पे ही और घटेगा भी पिछले पे ही। जो 1000 घटे हैं वो 3000 से ही तो घट गए, और जो 2000 बढ़ गए वो 3000 से बढ़ गए। तो इसका परसेंटेज डिक्रीज़ क्या होगा, 1000 कम हो गए 3000 पे। या आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, मैं सिर्फ आपको याद दिला रही हूँ। 100/3%। ये 2 बातें मैंने अलग अलग क्यों लिखी, इंक्रीज़ का मतलब सिर्फ इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ का मतलब सिर्फ डिक्रीज़ होता है, और परसेंटेज चेंज का मतलब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दोनों हो सकते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों हो सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज को लेके कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना, उसकी लैंग्वेज में परसेंटेज चेंज लिखा हो, तो आप बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं सोचोगे कि यार वो बढ़ा ही होगा या वो सिर्फ घटा होगा। वो कुछ भी हो सकता है, हो सकता है वो वैल्यू सेम भी रह जाए, 2014 में भी उस पर 3000 ही हो, 15, 16, 17 जो 3 साल का डेटा है वो कुछ और 18 में फिर से उसके पास 3000 ही आ गए हों। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो परसेंटेज चेंज का मतलब ज़ीरो भी हो सकता है कि चेंज ही ना हुआ हो, बढ़ भी सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है। परसेंट इंक्रीज़ का मतलब हमेशा बढ़ गया, और डिक्रीज़ का मतलब डिक्रीज़ हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को एक बार आप ध्यान से समझना। ये मैंने क्यों बता दिया, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह की लैंग्वेज आपको मिलेगी। ये बार डायग्राम की टाइप है, इसमें वो सारी चीज़ें यूज़ होंगी जो मैंने अभी पीछे बताई हैं। एक बार हम इस वाले टाइप को देखेंगे ना, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे क्लियर करनी है, वो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। जैसे x इज़ व्हाट % ऑफ y मैंने बता दिया। देखो, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लाइक आपको डिकोड करना आता है, तो आप इसकी भाषा समझ जाओगे। वो कह रहा है x y का कितना % है, तो किसका पूछ रहा है ना, x y का कितना % है तो y नीचे, y x का कितना % है तो x नीचे। x इज़ व्हाट % मोर देन y, x y से कितना ज़्यादा है, y से ही पूछा है ना कितना ज़्यादा, तो y नीचे। y इज़ व्हाट % मोर देन x, x से पूछा है कि y x से कितना ज़्यादा है, तो x नीचे। अगर आप इतनी इजीली डिकोड इसको कर पा रहे हो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की हेल्प से, तो बहुत अच्छी बात है। अगर भूल जाते हो या किसी किसी को नहीं पता होता, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बोली थी कि आप देन याद रखना। देन के बाद जो चीज़ लिखी होगी हमेशा वही नीचे आती है। देन वाई, वाई नीचे, देन एक्स, एक्स नीचे, ऑफ एक्स, एक्स नीचे, ऑफ वाई, वाई नीचे। एक एक्सेप्शन है आपका ये केस, ये यहाँ पे 14 आएगा, 18 नहीं आएगा, माय मिस्टेक। जब टू फंस जाए ना बीच में, फ्रॉम और टू, मतलब कह रहा है 14 से 18 या फ्रॉम ए टू बी, तो जिससे शुरू होती है ना चीज़ें उस पर ही ख़त्म है। ये बात मैंने आपको अभी
यहाँ पर कि परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 14 to 18 या परसेंटेज चेंज फ्रॉम 14 to 18, 14 से ही चेंज होगा। ये पूरा एग्जाम्पल मैंने बताया था ना, 3000 पेन थे 2014 में, 2018 में वही चीज़ या पेन, यहाँ पे मैं पेन बोल रही हूँ, 5000 हो गए। परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ तो हुआ है, दिख रहा है, मैं 3 से चीज़ 5 हो गई, परसेंट कितना हुआ, यानी कि 2000 बढ़ गए 3000 पे, तो ये इसका परसेंटेज इंक्रीज़ है। तो फ्रॉम और टू का केस, फ्रॉम दिस टू दिस, इट कुड बी ईयर, इट कुड बी ए बी, कुछ भी हो सकता है। फ्रॉम और टू के केस में जहाँ से चेंज आता है ना, वो चीज़ शुरू की होती है ना, लाइक ओल्ड से ही न्यू पे चीज़ें चेंज्ड होती है। आपने परसेंटेज में भी पढ़ा है, आप मेरी बात समझ रहे हो। एक्स देन वाई, एक्स ऑफ वाई, तो जो नीचे लिखा है वही नीचे आएगा। ये इस केस में अगर आप लैंग्वेज डिकोड नहीं कर पा रहे हो, फ्रॉम और टू के, अगर आप लैंग्वेज डिकोडिंग जानते हो तब तो ये बहुत आसान सी बात है। भाई पूछ रहा है 2014 से 18 में चीज़ कितने परसेंट बढ़ गई, बढ़ी तो 14 से ही बढ़ी होगी, कम हो गई तो 14 से ही कम हुई होगी। परसेंटेज चेंज का मतलब क्या चेंज हो गया 2014 से 2018 तक, तो 2014 के कंपैरिजन में ही चेंज आया होगा। एक्स वाई वाली बात भी आपको डिकोड करनी आती तो कोई इश्यू नहीं है। इन केस इफ़ यू गाइस डोंट नो हाउ टू डिकोड द लैंग्वेज, तो आपको ये बात याद रखनी है, फ्रॉम और टू का इकलौता ऐसा केस है जिसमें फ्रॉम वाला जो पार्ट है, फ्रॉम टू 14 या फ्रॉम ए, वो नीचे आता है। अदरवाइज हमेशा देन या ऑफ के बाद या जो लास्ट में मेंशन होता है वो नीचे आता है। ये दो बातें आप समझना, इसके बाद हम बार डायग्राम के क्वेश्चंस करते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये मेरे पास एक बार डायग्राम गिवन है, ये इसके क्वेश्चंस है, इसको देख लेते हैं। ये कहता है द फॉलोइंग बार डायग्राम शोज द रजिस्ट्रेशन ऑफ कार्स एंड टोटल व्हीकल्स ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर 1994 इन दिल्ली। ये एक बार डायग्राम है, इसमें क्या है ना, रजिस्ट्रेशन ऑफ कार्स एंड टोटल व्हीकल्स आप देख रहे हो। शुरुआत के 6 महीने के लिए, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये जो डेटा है ये आपका जनवरी का है, ये डेटा आपका फेब का है, ये मार्च, ये अप्रैल। कॉपी में तो देखो डायग्राम ऐसा बना है ना तो अजीब लग रहा है, एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छे से बना के देगा तो डाउट नहीं आता। यहाँ पे पेन की इंक का भी फ़र्क पड़ता है। ये मई का डेटा है और ये जून का डेटा है। वो कह रहा है ये दो वैल्यूज़ हैं, किस चीज़ की हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ कार्स एंड टोटल व्हीकल्स, मतलब और थाउजेंड्स में है ये वैल्यू। थाउजेंड्स का क्या मतलब हो गया, 21 का मतलब है 21,000, 27 का मतलब है 27,000। जैसे अगर मैं आपको डिकोड करना बताती हूँ, वैसे तो आप समझ गए होगे, स्टिल लेट मी टेल यू। जनवरी की बात हो रही है तो जनवरी में कार्स बोला ना, पहला तो है रजिस्ट्रेशन ऑफ कार्स, दूसरा है टोटल, यानी कि जनवरी में कार है 21,000 रजिस्टर हुई थी। और जो टोटल व्हीकल्स हैं, टोटल का क्या मतलब होता है, कार के अलावा कुछ और भी व्हीकल होंगे ना, कार इज़ अ पार्ट ऑफ व्हीकल। टोटल व्हीकल का क्या मतलब है, कार के अलावा और भी कोई व्हीकल्स रजिस्टर होंगे, और जो टोटल रजिस्ट्रेशन था वो हुआ था 27,000। देखो मैंने कोई तोप नहीं चला दी, जो उसने बोला मैंने वो वही बताया आपको ना। 21 और 27 दो वैल्यू थी, वो कह रहा पहली वाली वैल्यू है रजिस्ट्रेशन ऑफ कार्स के रिगार्डिंग, दूसरी वैल्यू है रजिस्ट्रेशन ऑफ टोटल व्हीकल्स। तो कार अगर 21,000 है, टोटल 27,000 व्हीकल रजिस्टर हुए हैं, ठीक है, ये बात अभी तक हमें पता है। ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ, ऐसे मैं फरवरी की बात करूँ तो फरवरी में 15,000 कार रजिस्टर हुई और टोटल 22,000 रजिस्टर हुए। मार्च में 15,000 गाड़ियाँ थी और टोटल थे 25,000। अप्रैल में टोटल थे 35,000 और 20,000 गाड़ियाँ थी। ऐसे ये मई और ये जून डिकोड किया मैंने और कुछ नहीं। अब आगे देख लेते हैं। What was the increase in registration of vehicles other than cars from January to April 1994? अब इस बात को आप ध्यान से समझो। वो कह रहा है कि जनवरी से अप्रैल में 1994, तो ऐसे लिख दिया इसने, बात तो उसी की हो रही है। जनवरी से अप्रैल में गाड़ियाँ यानी कि कार्स के अलावा जो व्हीकल्स थे उनके रजिस्ट्रेशन में कितना इंक्रीज़ आया, कितने परसेंट का इंक्रीज़ आया। तो जनवरी, अब अच्छा कुछ लोग क्या करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसका डिफरेंस लेते हैं। नहीं, आपको सीधे सीधे फ्रॉम और टू गिवन है ना, ये फ्रॉम, ये टू, मैंने आपको क्या बताया था, फ्रॉम और टू में इन परसेंटेज इंक्रीज़ या परसेंटेज चेंज की बात अभी बताई ना मैंने। फ्रॉम 2014 टू 2018 ये 3,000 था, ये 5,000 था, यानी कि 2,000 बढ़ गया। फ्रॉम के बाद वाले पे ही बढ़ेगा, 2014 से ही तो बढ़ा होगा। 18 में 5 है, वो 3 पे ही तो बढ़ा है, तो फिर नीचे 3 आएगा इंटू 100। कुछ उसमें हुआ अलग से है ही नहीं। जनवरी में, अच्छा एक चीज़ जो आपको थोड़ी इसमें लिखनी पड़ेगी, उसने पूछा है अदर देन कार्स। जनवरी में टोटल 27 हैं, गाड़ियाँ हैं 21। जनवरी में टोटल 27,000 है, गाड़ियाँ थी 21,000, तो अदर्स कितने होंगे, जो बचा वो अदर्स ही हुआ ना, क्योंकि हमें गाड़ियों के अलावा और कुछ तो बोला नहीं है। मान लो वो आपको कहता है कि भाई गाड़ियाँ
और गाड़ी और स्कूटर अगर ये बोल देता ये कार का डेटा है, ये तो गिवन है, ये टोटल ना करके ऐसे बोल देता आपको कार प्लस स्कूटर, ऐसे बोल सकता था ना वो, तो आप समझ जाते कि भाई गाड़ी और स्कूटर का ही रजिस्ट्रेशन हुआ, गाड़ी 21 है, इन दोनों को मिला के 27 है, तो स्कूटर इनका डिफरेंस है। यहाँ पे क्योंकि कुछ अलग से मेंशन नहीं है, टोटल बोल दिया, तो आप ऐसे समझो अदर्स जिसने यूज़ किया, हम भी अदर्स ही लेके चलते हैं कि टोटल 27,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कार का रजिस्ट्रेशन है 21,000 गाड़ियाँ रजिस्टर हुई हैं, तो जो बच गए 27 से 21 के अलावा 6,000 वो अदर्स होंगे। वो क्या बोल रहा है, अदर देन कार, तो जनवरी का अदर्स मैंने निकाल लिया 6,000। अप्रैल का अदर्स क्या होगा, अप्रैल में टोटल 35,000 रजिस्ट्रेशन ना, टोटल 35,000, और अप्रैल में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कितना था 20,000, तो 35,000 में से 20,000 गाड़ियाँ थी, तो बची हुई क्या थी 15,000, वो अदर व्हीकल होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो अदर ही बोल रहा है तो इसी लैंग्वेज में लेते हैं। यानी कि गाड़ियों के अलावा व्हीकल्स अदर देन कार्स, जनवरी का डेटा है 6,000, अप्रैल का डेटा है 15,000, वो बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज़, यहाँ पे 6,000 थे, अप्रैल में 15,000 हो गए, कितने बढ़ गए, इंक्रीज़ ही है तो बढ़ाई है 9,000, किस पे बढ़ गए, मैंने क्या कहा था, चेंज हमेशा पिछले वाले से होता है ना, फ्रॉम और टू के केस में, अदरवाइज तो आप देन या वाई वाला अलग केस लगता है। फ्रॉम जनवरी तो 9,000 बढ़ गए, किस पे बढ़ गए 6,000 पे बढ़ गए, परसेंट में बोला है तो इंटू 100 हो जाएगा, आप इसे काट दो, 150%, यानी कि गाड़ियों के अलावा जनवरी से अप्रैल में 150% इंक्रीज़ हुआ है व्हीकल्स अदर देन कार्स। आपको ये बात समझ में आई, मैं दोबारा बताती हूँ। अदर देन कार्स का क्या मतलब था, गाड़ियों के अलावा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसका, टोटल 27,000 हुए, गाड़ियाँ 21,000 रजिस्टर हुई थी, तो जो बच गया वही अदर व्हीकल्स हैं 6,000। ऐसे ही मैंने अप्रैल का निकाल लिया, 35,000 टोटल थे, 20,000 गाड़ियाँ रजिस्टर हुई थी, तो 15,000 दूसरे व्हीकल्स रजिस्टर हुए होंगे। जनवरी में ये आंकड़ा था 6,000, यही आंकड़ा अप्रैल में 15,000 हो गया, परसेंटेज इंक्रीज़ कितना हुआ 9,000 बढ़ गया, किस पे बढ़ गया 6,000 पे बढ़ गया है ना, 6 से ही तो बढ़ के 15 हुआ है, 6 में 9 बढ़ गए तभी तो 15 आया, उसका मैंने परसेंट निकाल लिया। ये वाला आप खुद ट्राई करना, व्हाट वाज द परसेंट इंक्रीज इन रजिस्ट्रेशन ऑफ कार्स, सिर्फ गाड़ी की बात है, फ्रॉम मई टू जून, फ्रॉम टू का कॉन्सेप्ट है, ये आप मुझे सॉल्व करके इसका आप मुझे आंसर बताना। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नंबर ऑफ व्हीकल्स अदर देन कार्स रजिस्टर्ड इन मार्च 1994। ये बहुत सिंपल सा नहीं है, मार्च का टोटल डेटा है 25,000, गाड़ियाँ हैं 15,000, मार्च में टोटल कितना है 25,000 और गाड़ी कितनी है 15,000, बोल रहा है नंबर ऑफ व्हीकल्स अदर देन कार रजिस्टर्ड, यानी कि इनका डिफरेंस 10,000। ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल था, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये आपका सीरियस 2019 में ही आया था या 2020 में, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, बट डेफिनेटली इट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये कह रहा है लेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई सोल्ड बाय 5 शोरूम्स ए बी सी डी ई इन अ सर्टेन ईयर बी डिनोटेड बाय S1। ठीक है, एंड नंबर ऑफ स्कूटर्स बाय ऑफ ओनली कंपनी एक्स बाय सेम 5 शोरूम्स इन द सेम ईयर बी डिनोटेड बाय S2। क्या बोला उसने, ये 5 शोरूम है HBCDE, इसमें 2 तरह के स्कूटर्स बनते हैं, लिखा ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ कंपनी एक्स एंड वाई, 2 कंपनीज हैं, एक कंपनी का नाम एक्स है, एक कंपनी का नाम वाई है, दोनों स्कूटर बनाती हैं। तो शोरूम ए जो X+Y स्कूटर बेचता है, यानी कि इनका टोटल बेचता है परसेंट में, वो S1 से डिनोट कर रहा है, ये उसका डेटा ऑफ ओनली X, यानी कि ये X, थोड़ा सा डिकोड करना, आप ध्यान से समझना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ स्कूटर्स ऑफ कंपनीज X एंड Y सोल्ड डिनोटेड बाई S1, यानी कि X+Y S1 और ओनली X सोल्ड बाई 5 डिनोटेड बाई S2। मतलब एक कंपनी ए की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ए X+Y जो टोटल स्कूटर बेचती है वो 19% है और सिर्फ X बेचती है 24%। अब आप इसको ऐसे मत देखना कि यार टोटल तो 19% है, इकलौता 24% कैसे हो गया, ये टोटल वैल्यू का है। अब देखो ये लिखी भी हैं चीज़ें, टोटल नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड 6400, मतलब इन सबों ने मिला के इतने स्कूटर बेच दिए, इन सब ने मिला के इतने स्कूटर बेच दिए। ये ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा लेंदी भी है, कैलकुलेटिव भी है, बट दिस इज़ व्हाट यू हैव टू टैकल इन योर एग्जामिनेशन।
अब देखो इतनी बात मैंने आपको बता दी कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये x प्लस वाई की हैं, यानी कि ए शोरूम में x कंपनी के जो स्कूटर्स हैं और y कंपनी के जो स्कूटर्स हैं उनका टोटल सम इतना है परसेंट में, ऑफ कोर्स इट्स 19%, और सिर्फ x कंपनी का ये है परसेंट में। आप एक बार इसकी लैंग्वेज समझने की कोशिश कर रहे हो, ये काफ़ी लेंदी है। इसमें आपको 5 शोरूम्स दिए हैं, उनकी x प्लस वाई की वैल्यू है, x की वैल्यू है और टोटल है। अच्छा ये टोटल x प्लस वाई का है क्योंकि इट्स लाइंग इन द सेम रो। मैं आपको बताती हूँ इस तरह के क्वेश्चंस डिकोड कैसे करने हैं। देखो इसके पहले जो मैंने आपको कराया ना उसमें डिकोडिंग थोड़ी जितनी नेसेसरी थी उतनी की क्वेश्चंस आपके हो गए। दिस इज़ द एक्चुअल लेवल ऑफ योर एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिकोडिंग, और ऐसा कुछ नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने पीछे की है ना चीज़ें, बिल्कुल वैसे ही होगा। मेरे पास 5 शोरूम थे, मैं यहीं लिख लेती हूँ, इसको बाद में अलग कर लेंगे। ABCDE। मुझे डेटा किस किस चीज़ का गिवन है? शोरूम ए एक्स और वाई मिला के जो बेचता है उसकी सेल्स का, और सिर्फ एक्स कंपनी के जो स्कूटर बेचता है उसका मुझे डेटा गिवन है। कितना गिवन है? एक्स प्लस वाई में वो 19% बेचता है, और अच्छा इसका टोटल भी मुझे गिवन है, मतलब वो एक्स प्लस वाई जो, अच्छा एक्स कंपनी का स्कूटर या वाई कंपनी का स्कूटर, मैं इसको ऐसे बोलूँगी कि एक्स स्कूटर वाई स्कूटर। ए शोरूम 2 स्कूटर बेचता है, एक्स और वाई। एक्स कितना बेचता है? 24% की वैल्यू मुझे गिवन है और इसके टोटल गिवन है। वट आई मीन इज़ कि ए कंपनी जो है या ए शोरूम जो है वो एक्स प्लस वाई के टोटल स्कूटर 19% बेचता है। 19% ऑफ व्हाट? टोटल नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड 6400। बी 21% ऑफ 6400। क्वेश्चन ने बोला कि उसने कितने नंबर ऑफ स्कूटर बेचे ना, वो वैल्यू उसने तो आपको बता दी कि भाई 6400 स्कूटर उसने बेचे एक्स प्लस वाई के मिला के, और खाली एक्स की जब बात आई तो उसने 3000 स्कूटर बेचे हैं। तो 6400 में से जो टोटल स्कूटर बिके हैं ना, टोटल नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड, इसका तो यही मतलब होता है 6400 इतने स्कूटर बिके हैं एक्स प्लस वाई के, 3000 स्कूटर बिके हैं एक्स के, यानी कि एक्स कंपनी के टोटल 3000 स्कूटर बिक गए, और एक्स और वाई दोनों कंपनी के मिला के इतने स्कूटर बिक गए। तो पहले तो आप यहाँ से देख लो वाई के कितने बिके होंगे। मैं कह रही हूँ एक्स और वाई दोनों कंपनी के स्कूटर मिला के 6400 स्कूटर बिक गए, एक्स कंपनी के 3000 स्कूटर बिक गए, तो वाई के कितने मिले बिके होंगे? इनका डिफरेंस 3 आएगा ना यहाँ, 3400 स्कूटर वाई के बिके। मैं यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ? ताकि मुझे चीज़ें ईजी रहे। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। सी में टोटल एक्स और वाई के दोनों के मिला के कितने बिके? 15%। 15% किसके होंगे? इसके ही होंगे, क्योंकि टोटल एक्स वाई के मिला के इतने ही बिके हैं। 15% ऑफ 6400। डी ने कितने बेचे? 33%, यानी एक्स और वाई की बात हो रही है दोनों की। 33% ऑफ 6400। और ई ने कितने बेचे हैं? 12%। 12% ऑफ 6400। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आएगा 1216। और एक्स की जब मैं बात करूँ सिर्फ एक्स, तो कंपनी ए ने या शोरूम ए ने एक्स कंपनी का 24% स्कूटर बेचे, और वो किसके बेचे होंगे? एक्स के टोटल स्कूटर 3000 बिके हैं, तो ए ने कितने बेच दिए एक्स के? 24% ऑफ 3000। ये कितना आएगा यहाँ से? 820। आप मेरी बात समझ रहे हो? उसने कहा, मैं आपको एक बार फ्रेशली समझाती हूँ, रुको। मैंने इसे यहाँ पे लिख लिया, मैं आपको अच्छे से बताती हूँ। ये 5 शोरूम है, ABCDE। इसने एक्स स्कूटर बेचे हैं, एक्स कंपनी का स्कूटर बेचा, और एक्स और वाई दोनों कंपनी के मिला के बेचे। एक्स और वाई दोनों कंपनी के स्कूटर, मान लो ऐसे कह लो ए थी, मैं हूँ, मेरी कंपनी का नाम ए है या मैं ए हूँ, मैंने टाटा का स्कूटर बेचा, मैंने महिंद्रा का बेचा। अब यार ये मत कहना टाटा के स्कूटर नहीं आते, मुझे नहीं पता स्कूटर का, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। अरे एक अपना कुछ होता है ना, टाटा ही मान लो, छोड़ो। मैंने टाटा का स्कूटर बेचा, महिंद्रा का स्कूटर बेचा। मैं कह रही हूँ मैंने आपको 2 डेटा दे दिए, एक में मैं आपको बताती हूँ ऐसे ही कोई है बी, ऐसे ही कोई है सी, ऐसे ही कोई है डी, और ऐसे ही कोई है ई। 5 जन है हम। मैंने भी टाटा महिंद्रा बेचा, इसने भी टाटा का बेच दिया, इसने भी महिंद्रा बेचे हैं, इसने भी टाटा भी बेचा, महिंद्रा बेचा, इसने भी टाटा के स्कूटर बेचे, महिंद्रा के स्कूटर बेचे, इसने भी टाटा का स्कूटर बेचा, महिंद्रा का स्कूटर भी बेचा। तो हम सब ने क्या करा? टाटा और महिंद्रा के स्कूटर बेचे हैं। आप ऐसे समझो, टाटा और महिंद्रा के स्कूटर बेचते आ रहे हैं हम।
हमारा डेटा आपको हम दे रहे हैं समझने के लिए। तो मैंने कहा कि टाटा और महिंद्रा के मिला के जो बेचे मैं उसकी वैल्यू बता देती हूँ, और सिर्फ टाटा के जो बेचे मैं आपको उसकी वैल्यू बता देती हूँ। एक और बात मैं आपको बोलूँ कि हम सब ने मिल के जो स्कूटर बेचे ना, टाटा प्लस महिंद्रा और सिर्फ टाटा, हम सब ने मिल के 6400 स्कूटर बेच दिए। और हम सब ने मिल के टाटा के स्कूटर बेचे, वो 3000 बेचे। 3000 में से कुछ मैंने बेचे, कुछ बी ने बेचे, कुछ सी ने बेचे, कुछ डी ने बेचे, कुछ ये ई ने बेचे। टाटा की बात है। और जब बात टोटल पे आई 6400 पे, तो उन 6400 में से कुछ मैंने बेचे। टोटल की बात हो रही है ना, क्वेश्चन में टोटल की बात हो रही है, तो मैं टोटल बोल रही हूँ। कुछ बी ने बेचे इसी 6400 में से, इस 6400 में से कुछ सी ने बेचे, कुछ डी ने बेचे, कुछ ई ने बेचे। दोबारा मैं बोलती हूँ, हम सब ने टाटा और महिंद्रा के स्कूटर बेचे थे। हम सब ने जो टाटा महिंद्रा के मिला के बेचे ना, टोटल स्कूटर जो हमने बेचे, दो ही तरह के हमने स्कूटर बेचे थे, टाटा और महिंद्रा, और कोई स्कूटर हमने नहीं बेचा। तो टोटल जो हमने स्कूटर बेच दिए मिला के, वो 6400 थे। 6400 में से कुछ मेरी बिक्री है, कुछ बी ने बेचे, कुछ सी ने, कुछ डी ने, कुछ ई ने। फिर हमारे सबका जब टोटल देखा गया, हम सब ने मिल मिला के इतने बेच दिए। और जब सिर्फ टाटा की बात हो रही थी, तो कह रहा है कि वो 3000 स्कूटर बिके सिर्फ टाटा के। इसमें से कुछ मेरे, कुछ बी के, कुछ सी ने बेचे, कुछ डी ने बेचे, कुछ ई ने बेचे। अब टोटल टाटा महिंद्रा मिला के हमने 6400 बेचे हैं। सिर्फ टाटा के हमने 3000 बेचे हैं। तो हमने महिंद्रा के कितने बेच दिए भाई? आप बोलोगे टाटा महिंद्रा मिला के 6400 स्कूटर बिक गए, सिर्फ टाटा के 3000